नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम लर्नर में आपका स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग यूपीपीएससी यानी कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा आयोजित एएलटी ग्रेड भर्ती परीक्षा के लिए समान अध्ययन पेपर का ये 13वां प्रैक्टिस सेट जो है हम लोग आज हल करने वाले हैं। इसके पहले आपको बता दें कि 12 प्रैक्टिस सेट हल कराया जा चुका है। जो लोग नहीं देखे हैं चैनल के प्लेलिस्ट में जाके आप वहाँ से सभी वीडियो को देख सकते हैं। साथ में यूपी स्पेशल और एएलटी ग्रेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी आप लोग जो है सॉल्व कर सकते हैं। तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा जिससे आने वाले अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिलता रहे। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों अकेडमी पे जो है उद्गम यूपीपीएससी आरओ 2021 मेंस के लिए यानी कि पेपर 2 और पेपर 3 के लिए बैच को शुरू कर दिया गया है। जो लोग जो है अनअकैडमी पर आरओ मेंस के लिए जुड़ना चाहते हैं या जो है कोर्स लेना चाहते हैं तो आप जुड़ सकते हैं। हिंदी आलेखन है, इसमें सामान्य हिंदी है और हिंदी निबंध। ये बैच आपका 22 दिसंबर से शुरू कर दिया गया है। आप नीचे डिस्क्रिप्शन में जाके वहाँ से जो है डिटेल में देख सकते हैं और बैच से जो है जुड़ सकते हैं। उसके बाद है उन्नत यूपी लेखपाल 2021 प्रिपरेशन बूस्टर सीरीज जो है ये शुरू कर दिया गया है। आप इसे भी जो है इसमें इनरोल होकर के जो है आप ये पूरी जो है डिटेल आप नीचे डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। ये 6 बजे शाम को जो है ये 90 मिनट का सेशन होता है जिसमें कंप्लीट सिलेबस जो है आपको दिया जाएगा। ये प्रत्येक सैटरडे यानी कि शनिवार को फ्री टेस्ट सीरीज जो है कराया जाता है। 100 क्वेश्चन होते हैं जिसमें 250 मार्क्स के होते हैं। तो नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है लिंक, आप जो है वहाँ से जाके इनरोल हो सकते हैं। फिर आपका विजय भाव यूपीपीएससी पीसीएस मेंस टेस्ट सीरीज, तो आप जो है शेड्यूल यहाँ पे देख सकते हैं और टाइम इसका आपका 9:30 से 12:30 है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। फिर आपका विजेता यूपीपीएससी प्रीलिम्स जीएस पेपर का फर्स्ट टेस्ट सीरीज जो कि फ्री एमसीक्यू बेस्ड जो है टेस्ट सीरीज है ये, और 12 से लेके 26 दिसंबर तक जो है ये आपका बैच है। नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका भी जो है लिंक दे दिया गया और इसमें आप जो है रैंक 1, 2, 3, 4 से लेके 25 तक जो है आपको रिवार्ड भी दिया जाएगा। नीचे जो है डिस्क्रिप्शन में पूरा डिटेल्स दे दिया गया, वहाँ पे जाके आप जो है चेक कर सकते हैं। और इसके लिए आपको सबसे पहले अनअकैडमी का लर्निंग ऐप इंस्टॉल करना होगा। इंस्टॉल करने के लिए आप प्ले स्टोर पे जाके अनअकैडमी लर्निंग ऐप जो इंस्टॉल कर लीजिएगा। फिर अपने मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी के थ्रू जो है आप लॉगिन करके आप जो है सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। सब्सक्रिप्शन लेते समय हमारा रेफरल कोड यदि आप यूज़ करेंगे एग्जाम लर्नर तो 10% आपको जो है डिस्काउंट भी वहाँ पर मिल जाएगा। तो दोस्तों आज का जो पहला प्रश्न है, विटामिन ई का महत्वपूर्ण स्रोत निम्नलिखित में से कौन सा है। 4 ऑप्शन है आपके सामने, इसमें बताना है कि कौन सा विकल्प सही हो जाएगा। तो विटामिन ई का महत्वपूर्ण स्रोत हो जाएगा गेहूं अंकुर का तेल। मानव शरीर को जो है स्वस्थ बनाए रखने के लिए जिन विटामिनों की ज़रूरत पड़ती है उनमें से सबसे महत्वपूर्ण विटामिनों में से एक है विटामिन ई, जो कि यह एंटीऑक्सीडेंट के रूप में मानव शरीर में कोशिकाओं को सामान्य रूप से कार्य करने में सहायता प्रदान करता है। और विटामिन ई यह वसा में घुलनशील विटामिन है जो कि गेहूँ के अंकुर के तेल में सबसे अधिक यह पाया जाता है। तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है, मानव रक्तदान के लिए कौन सा रक्त समूह सार्वत्रिक दाता यानी कि यूनिवर्सल डोनर होता है। तो वह है ओ ग्रुप, बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। रक्त वर्ग ओ यह सार्वत्रिक दाता यानी कि यूनिवर्सल डोनर होता है क्योंकि इसमें कोई प्रतिजन यानी कि एंटीजन नहीं होता और इसका रुधिर सभी वर्ग के व्यक्तियों को चढ़ाया जा सकता है। तीसरा ऑप्शन है, मिर्च की तीक्ष्णता का कारण क्या है। तो वह कैप्सेसिन की उपस्थिति, बी विकल्प यहाँ पे सही हो जाएगा। मिर्च की तीक्ष्ण या तीखा स्वाद एक क्रिस्टलीय पदार्थ कैप्सेसिन के कारण यह होता है। और चौथा प्रश्न है, भारत में पंचायती राज व्यवस्था का शिल्पी किसे कहा जाता है। तो बलवंत राय मेहता यानी कि BR मेहता को कहा जाता है। सी विकल्प यहाँ पे सही हो जाएगा। भारत के पंचायती राज व्यवस्था का वास्तुकार यानी कि शिल्पी बलवंत राय मेहता को कहा जाता है। और वर्ष 1957 में भारत सरकार ने सामुदायिक विकास कार्यक्रम यानी कि 1952 तथा राष्ट्रीय विस्तार सेवा 1953 द्वारा किए गए कार्यों की जांच और उनके बेहतर ढंग से कार्य करने के लिए उपाय सुझाने के लिए बलवंत राय मेहता की अध्यक्षता में एक समिति गठित की थी जिसे बलवंत राय मेहता समिति कहते हैं। तो और उन्हीं की सिफारिश पे जो है भारत में पंचायती राज व्यवस्था जो है शुरू की गई थी। पांचवा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन पंचायतों की संरचना के बाबत उपबंध करने को अधिकृत है। तो है राज्य का विधान मंडल सही होगा यहाँ, बी ऑप्शन। संविधान के अनुच्छेद 243C के अनुसार जो है राज्य का विधानमंडल या पंचायतों की संरचना के बाबत उपबंध करने को यह अधिकृत है।
छठवां प्रश्न है, भारत में नागरिकों के मौलिक अधिकारों में संशोधन कौन कर सकता है? तो संसद कर सकता है। सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। और सातवां प्रश्न है, भारत का पहला दंत चिकित्सा महाविद्यालय कहाँ पर स्थापित किया गया था? तो कलकत्ता में। ई ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। और यह कब स्थापित किया गया था? तो 1920 में स्थापित किया गया था। और यह महाविद्यालय डॉक्टर रफ़ीउद्दीन अहमद द्वारा स्थापित किया गया, जिन्हें भारत में दंत चिकित्सा का जनक भी माना जाता है। आठवां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जीव अपनी त्वचा से सांस लेता है? तो वह है मेढक। बी विकल्प यहाँ पे सही हो जाएगा। मेढक एक कोल्ड ब्लड एनिमल है जो अपनी त्वचा से सांस लेता है, और मेढक के कायांतरण में उसकी आंतें छोटी हो जाती हैं। नौवां प्रश्न है, कसौली नामक पर्यटन स्थल भारत के किस राज्य में है यह? तो हिमाचल प्रदेश में है कसौली। डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। कुल्लू, मनाली तथा धर्मशाला ये भी जो है, और शिमला, ये आपको पता होगा हिमाचल प्रदेश के प्रमुख पर्यटन स्थल हैं। जम्मू कश्मीर के प्रमुख पर्यटन स्थलों में देखा जाए तो गुलमर्ग है, डल झील है, पहलगाम है और शालीमार बाग है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही होगा। 10वां प्रश्न है, इंडिया विंस फ्रीडम पुस्तक के लेखक कौन है? तो है अबुल कलाम आज़ाद। बी विकल्प यहाँ पे सही हो जाएगा। 11वां प्रश्न देखते हैं कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत की विदेश नीति से संबंधित है? तो डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अनुच्छेद 51 यह भारत की जो है विदेश नीति से संबंधित है। 12वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करता है? तो यह भारत का महान्यायवादी। डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। संविधान के अनुच्छेद 76 के अनुसार भारत सरकार को कानूनी मामलों में परामर्श देने के लिए राष्ट्रपति महान्यायवादी यानी कि अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति करता है, और यह भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी होता है, और राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ये अपना पद धारण करते हैं। 13वां प्रश्न है, प्रधानमंत्री आवास योजना की समयावधि क्या है? तो 2015 से 2022। सी विकल्प यहाँ पे सही हो जाएगा। केंद्र सरकार ने जून 2015 में प्रधानमंत्री आवास योजना का शुभारंभ किया था, और इस योजना की समयावधि जो है वह 2015 से लेकर के 2022 तक है। अगला प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में निम्नलिखित राज्यों में से सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? तो है बिहार। डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनघनत्व वाला राज्य देखा जाए तो बिहार है। यहाँ की जनसंख्या घनत्व है 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। दूसरे नंबर पर है पश्चिम बंगाल, यहाँ का जनघनत्व है 1028 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। तीसरे स्थान पर केरल है, और यहाँ का जो जनघनत्व है वह है 860 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। उसके बाद चौथे स्थान पे है उत्तर प्रदेश, और उत्तर प्रदेश का जनघनत्व है 829 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। 15वां प्रश्न है, भारतीय पशु चिकित्सा विज्ञान अनुसंधान संस्थान अवस्थित है? तो यह बरेली में अवस्थित है। ये ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, और बरेली के इज्जत नगर में यह स्थित है। 16वां प्रश्न है, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान स्थापित है? तो करनाल हरियाणा में। ये ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान हरियाणा के करनाल जिले में स्थित है, और यह संस्थान पशु क्लोनिंग तकनीक के लिए विश्व भर में यह प्रसिद्ध है। 17वां प्रश्न है, आंतरिक सुरक्षा अकादमी अवस्थित है? तो यह माउंट आबू में है, जो कि राजस्थान में है माउंट आबू। ये ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, और भारत सरकार के गृह मंत्रालय के अंतर्गत यह आंतरिक सुरक्षा अकादमी माउंट आबू में जो है स्थापित की गई है। 18वां प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में से राज्य के सप्तांग सिद्धांत के अनुसार राज्य का 7वां अंग कौन सा था? तो 7वां अंग मित्र था। सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। 19वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो आप 4 ऑप्शन है यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कौन सा सुमेलित नहीं है। तो डी ऑप्शन चंदेरी का युद्ध दिया गया 1530, ये गलत है।
पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में हुआ था, ये तो आपका बिल्कुल सही है। खानवा का युद्ध 1527 में हुआ था बाबर और राणा सांगा के बीच। और पानीपत का प्रथम युद्ध आपको पता ही होगा बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। और खानवा का युद्ध 1527 में हो गया, ये बाबर और राणा सांगा के बीच हुआ था। घाघरा का युद्ध 1529 ईस्वी में बाबर और अफगान शासकों के बीच हुआ था। जबकि चंदेरी का युद्ध यहाँ पे दिया गया है 1530, गलत है। चंदेरी का युद्ध हुआ था 1528 ईस्वी में बाबर और मेदिनी राय के बीच। तो डी ऑप्शन यहाँ पे सुमेलित नहीं है, बाकी सभी सुमेलित हैं। 20वां प्रश्न है, मुगल सम्राट जहांगीर ने निम्न में से किसे इंग्लिश खान की उपाधि दी थी? तो विलियम हॉकिंस को, सी विकल्प यहाँ पे सही हो जाएगा। भारत में व्यापारिक कोठियाँ खोलने के प्रयास के अंतर्गत ब्रिटेन के सम्राट जेम्स प्रथम ने 1608 ईस्वी में कैप्टन विलियम हॉकिंस को अपने राजदूत के रूप में मुगल सम्राट जहांगीर के दरबार में भेजा था। और जहांगीर ने ही हॉकिंस को इंग्लिश खान की उपाधि दी थी। 21वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी हरित गृह गैस यानी कि ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो इसमें आप देख सकते हैं नाइट्रोजन, डी विकल्प सही हो जाएगा। ग्रीन हाउस गैसें पृथ्वी के वातावरण या जलवायु में परिवर्तन और अंततः भूमंडलीय उष्मीकरण यानी कि ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी होती हैं। कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, नाइट्रस ऑक्साइड, मीथेन हो गया, CFC यानी कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये सभी ग्रीन हाउस गैसें हैं। जबकि नाइट्रोजन एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है। 22वां प्रश्न है, विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है कब? तो आप सबको पता ही होगा 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है, बी विकल्प सही हो जाएगा यहाँ। 23वां प्रश्न है, पारिस्थितिक तंत्र में तत्वों के चक्रण को क्या कहते हैं? तो यह कहलाता है जैव भू रासायनिक चक्र, बी विकल्प यहाँ पे सही हो जाएगा। पारिस्थितिक तंत्र में अजैविक तत्वों के जैविक प्रावस्था में परिवर्तन तथा इन जैविक तत्वों के अजैविक रूप में पुनरागमन के प्रारूप को ही जैव भू रासायनिक चक्र कहा जाता है। और 24वां प्रश्न है, राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग शोध संस्थान कहाँ स्थित है? और इसे शॉर्ट फॉर्म में नीरी भी कहा जाता है, NEERI। तो अब आपको जो है कंफर्म हो गया होगा नागपुर में, ए ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग शोध संस्थान यानी कि नेशनल इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये नागपुर में स्थित है। और इसकी स्थापना 1958 में हुई थी। 25वां प्रश्न है, दो भिन्न समुदायों के बीच का संक्रांति क्षेत्र ये पूछा गया क्या कहलाता है? तो कई बार जो है क्वेश्चन पूछा गया, इकोटोन कहलाता है, डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। दो भिन्न समुदायों के बीच का संक्रमण क्षेत्र जो होता है वह इकोटोन कहलाता है। और 26वां प्रश्न है, वर्ष 2011 के अनुमान के अनुसार विश्व की जनसंख्या का कितना प्रतिशत भारत में रहता है? तो 17.5%, बी विकल्प यहाँ पे सही हो जाएगा। वर्ष 2011 की जनगणना के आंकड़ों के आधार पर देखा जाए तो भारत में विश्व जनसंख्या का 17.5% जो है वह अधिवासित है। 27वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस एक कांग्रेसी नेता ने प्रथम अखिल भारतीय किसान सभा में भाग लिया था? तो वे थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, ये ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अखिल भारतीय किसान सभा का पहला अधिवेशन अप्रैल 1936 में लखनऊ में हुआ था और इस सम्मेलन की अध्यक्षता स्वामी सहजानंद सरस्वती ने की थी और अखिल भारतीय किसान सभा को जवाहरलाल नेहरू ने भी संबोधित किया था। तो ये ऑप्शन यहाँ सही हो जाएगा। 28वां प्रश्न है, सत्यार्थ प्रकाश किसके द्वारा लिखा गया है? ये तो दयानंद सरस्वती के द्वारा, डी विकल्प यहाँ पे सही हो जाएगा। प्रसिद्ध पुस्तक सत्यार्थ प्रकाश स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा ये लिखी गई पुस्तक है और इस पुस्तक में उन्होंने अपने विचारों का वर्णन किया है। उन्होंने 1875 ईस्वी में मुंबई में आर्य समाज की स्थापना भी इन्होंने की थी, दयानंद सरस्वती ने। 29वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस समाचार पत्र या पत्रिका से महात्मा गांधी संबंधित नहीं थे? तो युगांतर, डी विकल्प यहाँ पे सही हो जाएगा।
युगांतर समाचार पत्र का संपादन भूपेंद्र नाथ दत्त तथा वारेंद्र कुमार घोष ने किया था। इंडियन ओपिनियन हो गया, यंग इंडिया और नवजीवन के संपादक जो है वह महात्मा गांधी थे। तो डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। और अंतिम प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने अखिल भारतीय हरिजन सेवक संघ की 1932 में स्थापना की? तो एम के गांधी, यानी बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अखिल भारतीय हरिजन सेवक संघ की वर्ष 1932 ईस्वी में स्थापना मोहनदास करमचंद गांधी यानी कि एम के गांधी के द्वारा किया गया था। तो बी विकल्प यहाँ पे सही हो जाएगा। तो दोस्तों ये था आपका ELT ग्रेड एग्जाम के लिए सामान्य अध्ययन पेपर का 13वां प्रैक्टिस सेट। इसके पहले 12 प्रैक्टिस सेट हल कराए जा चुके हैं। तो यदि आप अभी तक नहीं देखे हैं तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाके आप वहां से सभी वीडियो को देख सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आने वाले अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिलता रहे। तो वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।